Good morning, students, especially of class 9. I myself, Alok Kumar Rajhans, social science teacher. I am here with your first chapter of social studies history, the French Revolution. We are going to study in this video these three topics. The first one is introduction of this chapter. Second one is the French society during the 18th century. And the third one is the accession of Louis XVI. In introduction, as it's started in your book also, the story started with the event of 14th July 1789. What happened in 1789? It was this date is considered as the outbreak of French Revolution. What happened and how? We will study next. Then after, what happened? Storming of prison. These were the incidents took place before outbreak of French Revolution. Demolishing of fortress in Bastille, riots in Paris and countryside. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से घटनाएं घटी जिससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। 14 जुलाई 1789 में इस घटना की शुरुआत हुई। सबसे पहले प्रिजन पर फ्रांस के लोगों ने अटैक किया, वहाँ से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए और साथ ही साथ वहाँ से हथियार को लूटने के लिए, ताकि वो फ्रेंच आर्मी जो है उनके खिलाफ लड़ाई में उन हथियारों का इस्तेमाल कर सके, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सके। दूसरी घटना घटी फोर्ट्रेस, बस्ताइल में जो फोर्ट था उसे तोड़ दिया गया। किस लिए? तो असल में इसे तोड़ने का कारण लोग उस दीवार की ईंटें अपने साथ ले जा रहे थे। किस कारण से? उसे एक यादगार के रूप में अपने पास रखने के लिए कि किस तरह से उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की और लोगों को बता सके कि इस लड़ाई में वो भी वहाँ पर मौजूद थे जब इस लड़ाई की शुरुआत हुई। तो वहाँ की ईंट अपने साथ लोग लेकर जा रहे थे। किले को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। रियोट्स इन पेरिस एंड कंट्री साइड, पेरिस और देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगे शुरू हो गए। फ्रेंच आर्मी और मोनार्क के अगेंस्ट में लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन आखिरकार क्यों ये सारी चीजें, ये सबसे बड़ी बात है। इसकी शुरुआत में कहीं ना कहीं एक उसका ओरिजिन जो था, मूल जो था, वह थी वहाँ की सोसाइटी। किस तरह की सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस में? इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्रेंच सोसाइटी एक्सप्लेन आपको करना होगा कि ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की थी। तो इस समय यदि हम देखें तो ये फ्यूडल सोसाइटी कही जाती थी, जिसे ओल्ड रेजिम के नाम से भी जाना जाता था, और जो 1789 से पहले यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआत होने से पहले के सोसाइटी को, फ्रेंच सोसाइटी को फ्यूडल सोसाइटी कहा जाता है। अब यहाँ पर यह होता है कि फ्यूडल है क्या, फ्यूडल सोसाइटी क्या है? ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, वो किसी और व्यक्ति को उस जमीन पर काम करने के लिए दे देते हैं और उसके बदले में उनसे पैसे कलेक्ट करते हैं। यदि फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो यह 3 अलग अलग भाग में बटी हुई थी। सबसे पहला फर्स्ट स्टेट, 3 स्टेट में बटा हुआ था। सबसे पहले आता था फर्स्ट स्टेट, जिसमें कि क्लेरगी आते थे। इस फर्स्ट स्टेट को क्लेरगीज भी कहा जाता था, यानी वो लोग जो चर्च से सीधे सीधे जुड़े हुए हों। सेकेंड स्टेट, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी मोनार्क से संबंधित जितने भी लोग होते थे वो सेकेंड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट, यानी इन 2 स्टेट के लोगों को, यानी क्लर्गी और नोबिलिटी को छोड़कर जितने भी शेष रह गए उन सभी को थर्ड स्टेट में शामिल किया गया था, जिसमें पीजेंट्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, वर्कर्स, लेबरर्स, ये सभी लोग इसमें आते थे। अब खास बात जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को लेकर थी कि
कुछ लोग चर्च से बिलोंग करते थे, तो सेकेंड स्टेट के लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्हें प्रिविलेज दिया जाता था, और वो भी कैसे, ऐसा नहीं कि उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होता तभी उन्हें कुछ अलग से सुविधाएं दी जाती थी, बल्कि जन्म के साथ ही उन्हें वह सुविधा मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट यानी कि क्लर्गी या नोबिलिटी से बिलोंग करते थे। लेकिन थर्ड स्टेट जो कि वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, 90% से ज़्यादा लोग थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, वही टैक्स पेयर भी थे, वही मेहनत भी करते। फ्रांस को उनके डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ इनका होता है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें यही समझा जाता था कि वही सारे लोग टैक्स पे करने के लिए हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स पे करने के लिए नहीं। जबकि यदि उनका फिनेंशियल स्टेटस देखा जाए तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग काफ़ी अमीर थे, उस रेशियो में थर्ड स्टेट के लोग गरीब थे। इन्हें फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को टैक्स से भी छूट दे दी गई थी, उन्हें किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना होता था। वहीं थर्ड स्टेट के लोगों को माना जाता था कि वो टैक्स पे करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, उन्हें टैक्स पे करना ही होगा, और दूसरा अलग अलग तरह के सर्विसेज देने के लिए। अब बात करते हैं कि किस किस तरह के टैक्सेस लिए जाते थे उस समय। तो टैक्सेस की बात यदि करें तो सबसे पहला टैक्स जो था वह था टाइट्स। टाइट्स यह एक ऐसा टैक्स था जो कि चर्च के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, और कितना लिया जाता था? ये 1/10 था। कितने, किसका? तो टोटल प्रोड्यूसेस, जो भी प्रोड्यूस करते ये फ्यूडल सोसाइटी, उसका 10वां हिस्सा उन्हें चर्च को देना होता था टैक्स के रूप में, टाइट के रूप में। दूसरा टैक्स था टेल। यह एक ऐसा टैक्स था जो कि सीधे सीधे राज्य को दिया जाता था, यानी आप कह सकते हैं कि यह सरकार को दिया जाता था। तो इस तरह से दो तरह के टैक्सेस पे करने होते थे फ्रांस के लोगों को। तो यह तो सोसाइटी के बारे में बात हो गई, सोशल कंडीशन की बात हो गई, जिससे कि यह दिखता है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग तो ठीक थे, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। और ऐसी स्थिति में यह तय था कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे, जिसे कि बहुत ज़्यादा दिन तक एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था, और लोगों के मन में भी यह बात धीरे धीरे आने लगी, और उन्होंने अब प्रोटेस्ट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन यह तो सोशल स्टेटस की बात हो गई। अचानक ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई? सोशल रीजन के बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सेशन ऑफ लुइस 16। लुइस 16 सबसे पहली लाइन जब आप पढ़ेंगे अपने बुक में तो लुइस 16 का नाम उसमें दिया हुआ है। 1774 को लुइस 16 ने फ्रांस के राजा के रूप में शपथ लिया, यानी फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 20 वर्ष की उम्र में उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी किया, जिनका नाम मारिया एंटोनेट था। राजा बनने के बाद कई सारी बातें उसके मन में थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ट्रेजरी बिल्कुल खाली है, वह किस चीज़ पर खर्च करे, कैसे सुख सुविधाओं को उनका उपभोग करे। ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार लुइस 16 के राजा बनते ही ट्रेजरी खाली हो गई? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। कई सारे कारण थे जिसके कारण से कि फ्रांस की ट्रेजरी, राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। सबसे पहला कारण, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी? सबसे पहला रीजन, लॉन्ग ईयर्स वॉर। फ्रांस कई वर्षों से अलग अलग युद्ध में लगा हुआ था, और युद्ध के नतीजे को अपने फेवर में करने के लिए उसने अपने सारे रिसोर्सेज को उस युद्ध में झोंक दिया। ड्रेन्ड द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज थे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की गति तो धीमी हो गई थी, लेकिन खर्च उससे कहीं ज़्यादा तेज हो गया था। दूसरा, कोर्ट, पैलेस,
यूनिवर्सिटीज़, इन सब के मेंटेनेंस में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा था, जबकि वहाँ से इनकम बहुत कम होता था। यह भी ट्रेजरी के खाली होने का, राजकोष के खाली होने का एक कारण था। खासकर पैलेस जिसमें कि राजा रहता था, वो एक तरह से धरोहर, आज हम लोग भी देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन जो है हमारा, वह हमारे लिए एक धरोहर की तरह है। उस पर खर्च करने होते हैं। आपको यदि कहा जाए कि 2 दिन के लिए आपको राष्ट्रपति भवन में रुकने के लिए दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आप भी रहना चाहेंगे, लेकिन वह इस तरह से ऐसे ही नहीं है, उस पर काफ़ी सारा खर्च भी करना पड़ता है। ये धरोहर है इसके कारण से, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी में इसका भी ध्यान रखा जाता है कि इनकम यह होते रहे, ताकि हर तरह की चीज़ों को हम लोग मेंटेन कर सकें। लेकिन यहाँ पर इनकम का सोर्स तो कम था और खर्च उससे कहीं ज़्यादा था। तीसरा कारण अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। फ्रांस ने अमेरिका का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि अमेरिका ब्रिटिश का कॉलोनी था और फ्रांस और ब्रिटिश दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे। सिर्फ ब्रिटेन के दुश्मन होने के कारण ही फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका के साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ा, जिसमें उसे और खर्च करना पड़ा, जो शायद उस समय का जो कंडीशन उनका था, फिनेंशियल कंडीशन था, उस हिसाब से यदि सोचा जाए तो शायद सही निर्णय नहीं था। टैक्स पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टैक्स पे करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को था। जिन लोगों के पास पैसे थे वो टैक्स से मुक्त थे, उन्हें टैक्स नहीं देना था, और जो लोग बहुत मुश्किल से अपने लिए कुछ अर्न कर पाते थे उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। तो आखिरकार जिनका इनकम ही बहुत सीमित हो वो टैक्स कितना दे सकते हैं, तो इसके कारण से रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं था और खर्च उससे कहीं ज़्यादा। इन सब कंडीशन में कहीं ना कहीं लुईस 16 को अब यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया और उनके आसपास के लोगों ने भी उन्हें फोर्स किया कि वो टैक्स को बढ़ाएं। ऐसे स्थिति में जबकि थर्ड स्टेट के लोग मुश्किल में थे, परेशानी में थे, उम्मीद थी कि नया राजा लुईस 16 उनकी मदद करेगा, ऐसे में टैक्स को बढ़ाने की बात की जाने लगी। इसके कारण से भी कहीं ना कहीं लोग गुस्से में थे, उनमें एंगर था कि जिस समय में मदद की जरूरत थी उस समय भी राजा टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की थी, टैक्स कौन कौन से लिए जाते थे और किस तरह से यह इंसिडेंट आगे बढ़ा। लुईस 16 के राजा बनने, यानी 1774 में राजा बना और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। तो किस तरह से घटना घटी और क्या कारण ऐसे धीरे धीरे बनते गए जिससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो कि आपके बुक का भी नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द चेंज इन सोसाइटी, समाज में किस तरह का बदलाव आया, यानी एक नए मिडिल क्लास का उदय हुआ उसमें। और फिर पढ़ेंगे उसमें रोल ऑफ फिलोसफर्स, फ्रेंच लोगों को मोटिवेट करने में, आंदोलन के लिए, रेवोल्यूशन के लिए किस तरह से फिलोसफर्स ने भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया, ये पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप कोशिश करें इनके आंसर्स लिखने का। What were the events of the French Revolution? Describe the French society during the late 18th century. What were the taxes imposed in France? और अंतिम सवाल है What were the reasons for the empty treasury? क्या कारण थे जिसके कारण से कि राजकोष खाली हो गए थे, जो कि हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि इसके बावजूद भी आपको किसी तरह की भी परेशानी लगे समझने में, या फिर आप कुछ और जानना चाहें जहां तक हमने पढ़ा उसमें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप अपना नाम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल भी आप कर सकते हैं। जो भी सवाल हो आपका वो इस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, अभिजीत ABHIJIT नंबर वाला 2 आलोक
alok@gmail.com। फिर से मैं कह दूँ, जब भी आप कोई क्वेश्चन भेजें तो उसमें अपना नाम और क्लास ज़रूर भेजें। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक बार साथ होंगे और अगले टॉपिक्स पर हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।